यूजेस ऑफ डायमेंशन, जिसको हम एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस भी कहते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने दो एप्लीकेशन स्टडी किए थे। इस लेक्चर में हमें सिर्फ एक एप्लीकेशन के ऊपर फोकस करना है, और वो कौन सा है सर? वो एप्लीकेशन है टू एस्टेब्लिश द रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। मान के चलिए कि कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है या कोई इवेंट है। उस एक्सपेरिमेंट में या इवेंट में जब भी एक फिजिकल क्वांटिटीज एक में के ऊपर डिपेंड होते हैं। ओके, तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर कैसे डिपेंड होगा? जैसे अगर न्यूटन्स लॉ लेते हैं तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जो मास और एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड रहेगा। उसी तरह अगर कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो उस एक्सपेरिमेंट में कोई ना कोई एक फिजिकल क्वांटिटी अदर फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर कैसे डिपेंड हो सकता है, यही हमें यहाँ पे देखना है। ओके, तो यहाँ पे हम दो एग्जांपल के साथ देखेंगे, इस एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे पूरे कंसेप्चुअली। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट एग्जांपल है oscillation ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। oscillation ऑफ अ सिंपल पेंडुलम क्या होता है सर? सिंपल पेंडुलम, ओके, यहाँ पे देखते हैं। तो सिंपल पेंडुलम एक बॉब होता है जिसको एक स्ट्रिंग के हेल्प से यहाँ पे हमने सस्पेंड किया और उसको ऑसिलेट कर रहा है। सो दिस इज अ सिंपल पेंडुलम जो यहाँ पे ऑसिलेट कर रहा है। अगर इस पेंडुलम का टाइम पीरियड अगर फाइंड आउट करना है, मान के चलिए कि टाइम पीरियड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी। अब ये टाइम पीरियड क्या होता है सर? जब इसका ऑसिलेशन हो रहा है तो यहां से लेके ओके वापस यहां तक आने के लिए जो भी टाइम लग रहा है उसको टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज एन टाइम पीरियड ऑफ दैट सिंपल पेंडुलम। ओके, सो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो भी टाइम उसको लग रहा है इट्स अ टाइम पीरियड एंड दैट टाइम पीरियड इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी। अब ये टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड होगा? उस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड होगा? ओके, तो यहां पे अगर हम देखते हैं तो हो सकता है हम गेस करेंगे यहाँ पे, और एग्जैक्ट रिलेशन हम यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए ट्राई करेंगे कि ये टाइम पीरियड किस किस के ऊपर डिपेंड हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे जिस जगह पे इस पेंडुलम का ऑसिलेशन हो रहा है वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है इसके ऊपर डिपेंड हो सकता है। ओके, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम है तो टाइम पीरियड की वैल्यू डिफरेंट होगा। अगर यही ऑसिलेशन हम सैटेलाइट में करते हैं जहां पे इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 होगा, इफेक्टिव, ओके, तो उस वक्त पेंडुलम ऑसिलेट नहीं होगा, क्योंकि अगर हम पेंडुलम को सैटेलाइट में ओके जहां ऐसे अगर छोड़ देंगे तो वो वैसे रहेगा, वो एक ऑसिलेशन कंप्लीट नहीं करेगा। तो ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होना ही चाहिए सर। तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर टाइम पीरियड ऑफ दैट सिंपल पेंडुलम डिपेंड रहेगा। ओके, सेकंड क्या हो सकता है सर? अगर मैं यहाँ पे इस पेंडुलम का लेंथ चेंज करता हूं तो पेंडुलम का लेंथ मींस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू बॉब, सेंटर ऑफ द बॉब। तो ये जो भी लेंथ है अगर हम लेंथ चेंज करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे टाइम पीरियड के ऊपर इफेक्ट होगा। ओके, मान के चलिए कि वो लेंथ के ऊपर भी डिपेंड होगा, सॉरी लेंथ के ऊपर डिपेंड होगा। सो लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एल। ओके, और किसके ऊपर डिपेंड हो सकता है सर? और किसके ऊपर डिपेंड हो सकता है? और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो भी बॉब है उस बॉब का मास अगर मैं एम कंसिडर करता हूं तो हो सकता है कि उस बॉब के ऊपर, बॉब के मास के ऊपर भी टाइम पीरियड डिपेंड होगा। अगर हमने बहुत ही छोटा मास ले लिया, हो सकता है, मैं हो सकता है गेस कर रहा हूं, ओके, कि टाइम पीरियड उस मास के ऊपर डिपेंड होगा। अगर बहुत हेवी ऑब्जेक्ट ले रहे और उसका ऑसिलेशन हम करवा रहे, हो सकता है कि टाइम पीरियड मास के ऊपर डिपेंड हो। तो यहाँ पे ये तीन फिजिकल क्वांटिटीज है। फर्स्ट वन इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, second one is the length of the pendulum, third one is the mass of that bob या mass of the simple pendulum भी यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो जो भी टाइम पीरियड है, दिस टाइम पीरियड मे डिपेंड्स ऑन दिस वन, दिस थ्री फिजिकल क्वांटिटीज। अब वो एग्जैक्टली कैसे डिपेंड होगा वो हमें यहाँ पे देखना है। ओके,
सो इस एप्लीकेशंस के हेल्प से हम ये डिराइव करने वाले हैं। मान के चलिए कि टाइम पीरियड जो भी डिपेंड होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर, हो सकता है कि वो डायरेक्ट डिपेंड हो सकता है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है कि वो स्क्वायर ऑफ द जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कुछ भी हो सकता है। सो इस जो भी डिपेंडेंस है टाइम पीरियड ऑन दिस फिजिकल क्वांटिटीज, तो एग्जैक्ट इनके हमें ये पता नहीं है कि इनके डायमेंशंस क्या होंगे। ओके क्या वो स्क्वायर रूट में आएगा, क्या वो स्क्वायर में आएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे ऐसा कंसिडर करके चलते हैं कि जो भी टाइम पीरियड होगा सर, जो भी टाइम पीरियड होगा इट इज प्रोपोर्शनल टू जी टू द पावर ए लेंगे हम यहाँ पे। ए क्यों ले रहे हैं सर हम यहाँ पे, क्योंकि वो किस में ए की वैल्यू स्क्वायर हो सकता है, ए की वैल्यू 1/2 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ओके तो जी इज प्रोपोर्शनल टू t is proportional to g to the power a, t is proportional to l to the power b, तो l का डायमेंशन b है और m का डायमेंशन यहाँ पे हम c कंसिडर करके चलते हैं। सो यहाँ पे हमेशा एक चीज आपको याद रखना है, ये जो भी एप्लीकेशन हम देख रहे हैं ओके डायमेंशंस का, स्पेशली टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, तो ये प्रोडक्टिव टाइप होना चाहिए, यानी सभी फिजिकल क्वांटिटी एक में को प्रोडक्ट में होना चाहिए। ये एप्लीकेबल नहीं होगा टू एडिशन अगर सब्ट्रैक्शन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे दो फिजिकल क्वांटिटी प्रोडक्ट में है, यहाँ पे प्रोडक्ट में है, लेकिन पूरा जो भी डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे ये सम आ रहा है, तो ऐसे इक्वेशन हम यहाँ पे गेस नहीं कर सकते। सो यहाँ पे सिंपली प्रोडक्टिव है तो गेस कर सकते हैं। ओके तो हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि जो भी टाइम पीरियड है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड होगा, लेंथ ऑफ द पेंडुलम और मास ऑफ द पेंडुलम। ओके तो एज पर दिस एप्लीकेशन वी कैन राइट हियर, अब ये हम कंसिडर करके चल रहे हैं, तो अभी इसके डायमेंशंस लिखते हैं। सो डायमेंशन ऑफ टी इज इक्वल्स टू, डायमेंशंस लिख रहे हैं तो इसलिए इक्वल आएगा, सो जी टू द पावर ए, जी का डायमेंशन ए, एल का डायमेंशन कितना है सर, एल का डायमेंशन कितना है सर बी, एंड एम का डायमेंशन कितना है सर सी। ओके तो एग्जैक्ट हम यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं हर एक का। सो टाइम पीरियड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, सो इट्स एम जीरो एल जीरो टी वन, ओके टी वन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स सिंपल एक्सेलरेशन, इट्स अ लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। सो इसलिए इस g के डायमेंशन जो भी आएंगे इट्स m टू द पावर 0, तो यहाँ पे a है इसलिए मैं a लिखता हूं, l टू द पावर। ओके सो यहाँ पे आपको एक थोड़ा यहाँ पे हम इसको पहले लिख लेते हैं, इसके g के डायमेंशंस, बाद में हम ये करेंगे पावर ले लेंगे। सो m0 ओके m0 l1 t -2, ये हो गए जी के डायमेंशन और इसका पावर कितना है सर ए। अब ये जो भी है लेंथ का डायमेंशन कितना होता है सर, सो लेंथ का डायमेंशन होता है m0 l1 t0। ओके उसके बाद मास का डायमेंशन क्या होगा सर, इट्स m1 l0 t0। सो मास एंड लेंथ आर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, तो उनके डायमेंशन कुछ इस तरीके से होंगे। डायमेंशंस कैसे फाइंड आउट करना है ये हमने ऑलरेडी इसके पहले के वीडियो में डिस्कस किया था। ओके तो अब यहाँ पे हम इक्वेट कर लेते हैं। सो यहाँ पे इक्वेट करने से पहले यहाँ पे हम यहाँ पे लिख लेंगे जो भी पावर है उसको अंदर ले लेंगे, तो m0 l0 t1। ओके सर तो यहाँ पे a से मल्टीप्लाई करने के बाद सो m0 l a t माइनस ट्वाइस ए। ओके उसके बाद यहाँ पे पावर यहाँ पे कितना था b था, यहाँ पे कितना था c था। ओके सो m0 l b t0 m c l0 t0। ओके सर तो अब जो भी m के डायमेंशन है दोनों तरफ उनको हम इक्वेट कर लेते हैं। यहाँ पे m का डायमेंशन कितना है सर 0, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे c,
इसका मतलब कितना आ रहा है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल c की वैल्यू जो भी आ रहा है, c इज इक्वल टू 0, ये हमें मिल गया। कैसे मिल गया c की वैल्यू 0? यहाँ पे देखिए m का पावर कितना है, m का डायमेंशन कितना है? 0 है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे c है। ओके, तो 0 यानी 0 इज इक्वल टू, इन सभी का कॉम्बाइन करते हैं तो 0 आ जाएगा। ओके, सेकंड l का देखते हैं, l इज इक्वल टू, l का डायमेंशन कितना है? 0 है। यहाँ पे a है, यहाँ पे b है और यहाँ पे 0 है। तो a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो a प्लस b इज इक्वल टू 0। एक और एक इक्वेशन हमें मिल गया है। ओके सर, अब t के डायमेंशन देखते हैं। 1, यहाँ पे माइनस ट्वाइस a, 0 0, तो माइनस ट्वाइस a इज इक्वल टू 1। ओके, तो इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं सभी इक्वेशन को, तो यहाँ पे माइनस ट्वाइस ए इज इक्वल टू 1 है, तो ऑटोमेटिकली ए की वैल्यू कितना आएगा सर? 1/2 माइनस 1/2। ओके, ये वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो b की वैल्यू कितना निकल के आएगा? सो b इज आल्सो इक्वल टू माइनस 1/2। चलो, हमें a की वैल्यू पता चल चुका है, b की वैल्यू पता चल चुका है और c की वैल्यू ऑलरेडी कितना है? 0 है। तो अब हम ये फॉर्मूला को एज इट इज लिखते हैं यहाँ पे। सो t इज इक्वल्स टू, सॉरी, t इज प्रोपोर्शनल टू, t इज प्रोपोर्शनल टू, सो t इज प्रोपोर्शनल टू, अब g टू द पावर कितना है? a, और a की वैल्यू कितना आ चुका है? माइनस 1/2। सो g टू द पावर माइनस 1/2। l की वैल्यू कितना है? b, b की वैल्यू कितना है? माइनस 1/2। सो l टू द पावर माइनस 1/2। ओके सर, नेक्स्ट m की वैल्यू कितना है? c, और c की वैल्यू, सॉरी, m का डायमेंशन कितना है? c की वैल्यू कितना है? 0। तो c, सॉरी, m की वैल्यू यहां पे 0 आएगा। ओके, तो अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन वी कैन राइट हियर, यहां पे, सो t इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ, ओके, सो कहीं ना कहीं गलत हो चुका है अपना, कहा गलत हुआ है देखिए। सो b की वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे? सो a प्लस बी इज इक्वल टू 0 है, तो दोनों की वैल्यू माइनस में नहीं आ सकता, एक प्लस होना चाहिए, क्योंकि a की वैल्यू माइनस 1/2 आया, b की वैल्यू प्लस 1/2 आएगा, तो b की वैल्यू प्लस 1/2 है, तो l की वैल्यू प्लस 1/2 आएगा। ओके, तो यहाँ पे t इज प्रोपोर्शनल टू 1/2 है, तो स्क्वायर रूट ये डिनोमिनेटर में आएगा, सो l अपॉन g। सो ये एक रिलेशन हमें मिल गया कि जो भी टाइम पीरियड ऑफ दैट सिंपल पेंडुलम है, इट इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ l अपॉन g, l अपॉन g अंडर रूट ऑफ। ओके, तो एक्चुअल इक्वेशन क्या है सर? ये तो हमें एक बड़ा मोटा मोटा इक्वेशन यहाँ पे मिल गया है। द एक्चुअल इक्वेशन क्या है? द एक्चुअल इक्वेशन इज t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन g। तो इस एप्लीकेशन से हमें ये पता चल रहा है कि टाइम पीरियड जो भी होता है, इट इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी, एल अपॉन जी। एक्चुअल इक्वेशन ये है जो कि सेम रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो टी और एल में रिलेशन क्या होगा ये हमें पता चलता है इस डायमेंशनल एनालिसिस से। टी और जी का रिलेशन क्या होगा ये भी हमें यहाँ पे पता चलता है। तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। तो सिंपल मेथड है, आपको कैसे यूज करना है यहाँ पे हमने बता दिया। अब सेकंड एग्जांपल लेंगे। मान के चलिए कि एक सैटेलाइट है जो कि अर्थ के अराउंड मोशन कर रहा है, मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड अर्थ। ओके, अब जब वो अर्थ के अराउंड सैटेलाइट मूव होगा तो इस सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना होगा? ओके, टाइम पीरियड क्या होगा वो हमें यहां पे फाइंड आउट करना है। सो फॉर दैट लेट अस इमेजिन दैट टी इज अ टाइम पीरियड ऑफ दैट सैटेलाइट विच इज मूविंग अराउंड द अर्थ। अरे, एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए, ओके, अराउंड द अर्थ, या एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए अराउंड द अर्थ, उसको कितना वक्त लगता है, दैट इज अ टाइम पीरियड। सो यहां से अगर मोशन स्टार्ट होता है तो फिर कंप्लीटली यहां तक आने के लिए जो भी वक्त लगेगा, इट्स अ टाइम पीरियड। सो टी इज अ टाइम पीरियड। अब ये टाइम पीरियड किस किस के ऊपर डिपेंड होगा वो हम देखेंगे। तो अदर फिजिकल क्वांटिटीज जो भी है, एक चीज आता है, जब भी हम ग्रेविटी की बात करते हैं तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आता है कैपिटल जी। उसके बाद यहाँ पे मास ऑफ द अर्थ आएगा, अर्थ का मास कितना है जिस अर्थ के अराउंड वो रोटेट हो रहा है। और
नेक्स्ट वन, इट्स अ रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट, यानी अर्थ के सेंटर से लेके यहां तक जो भी डिस्टेंस है, इट्स अ रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट। उस ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा? सो मान के चलिए आर। So time period of that satellite may be depend on G, it may be depend on M, it may be depend on R। लेकिन वो कैसे, वो हमें यहाँ पे देखना है by using this application। So मान के चलिए कि जो भी टाइम पीरियड है, it is proportional to G to the power A, M to the power B and R to the power C। What is M? Mass of the earth। What is R? Radius of that orbit in which that satellite is revolving। And what is G? It's a gravitational constant। Okay, तो यहां पे आपको M, R और G इनके डायमेंशंस पता होना चाहिए। अगर डायमेंशंस पता है तो हम इजीली यहाँ पे एक लिख सकते हैं। जब हम डायमेंशनल कंपैरिजन करते हैं तो दोनों तरफ के डायमेंशन सेम होते हैं, इसलिए so dimensions of T is equals to dimensions of G, okay, to the power A, dimension of M to the power B, dimension of R to the power C। okay sir। अब यहां पे dimensions of T क्या होता है हमें पता है, so it's a M0 L0 T1। डायमेंशंस ऑफ G क्या होता है? G के डायमेंशंस होते हैं सर, यहां पे मैं लिखता हूं, सो इट्स अ M-1 L3 और T-2। ये डायमेंशंस होते हैं G के। ओके, तो यहां पे हम लिख लेते हैं, सो इट्स अ M-1 L3 और T-2। इसका पावर कितना लेना है हमें? A लेना है। M इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम। सो डायरेक्ट कितना होगा? इट्स अ M1 और 1 इंटू बी, इट्स अ B। ओके, और R इज अ लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशन कितना होता है सर? सो 1 होता है, तो इट्स अ C। ओके, एक स्टेप यहाँ पे बढ़ा देंगे हम, सो M0 L0 T1, सो M टू द पावर माइनस A, L टू द पावर 3A और T टू द पावर माइनस ट्वाइस A। सो M टू द पावर B और L टू द पावर C। ओके सर, अब हम कंपैरिजन कर लेंगे। सो जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो M के जो भी पावर्स है वो कंपेयर कीजिए। यहाँ पे M का पावर कितना है? 0, यहाँ पे माइनस A, यहाँ पे B है। सो B माइनस A इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन मिल गया हमें। B माइनस A इज इक्वल टू 0। ओके, L के देखिए अब, सो L का कितना है यहाँ पे? 3A, यहाँ पे कितना है? C। सो 3A प्लस C इज इक्वल टू व्हाट? 0 है। सेकंड इक्वेशन हमें मिल गया जब हम पावर को इक्वेट कर रहे हैं या इक्वल ले रहे हैं दोनों साइड के। सो यहाँ पे T का पावर 1 है, यहाँ पे T का पावर माइनस ट्वाइस A, इसमें T नहीं है। सो माइनस ट्वाइस A इज इक्वल टू 1, माइनस ट्वाइस A इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे इस इक्वेशन के बेसिस पे हमें A की वैल्यू मिलेगा। सो A की वैल्यू कितना होगा सर? A शुड बी इक्वल टू माइनस 1/2। ओके, A की वैल्यू तो हमें मिल चुका है माइनस 1/2। अब B की वैल्यू कितना होगा सर? B की वैल्यू कितना होगा वो भी हम देख लेते हैं। अगर B माइनस A इज इक्वल टू 0 है और A की वैल्यू माइनस 1/2 है, तो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो B इज इक्वल टू माइनस, सो माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, तो ऑटोमेटिकली B की वैल्यू कितना निकल के आएगा? इट्स अ प्लस हो जाएगा इधर आने के बाद माइनस 1/2। सो B की वैल्यू भी माइनस 1/2 निकल के आया। अब C की वैल्यू कितना होगा सर? तो C की वैल्यू यहाँ पे A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे, तो माइनस 1/2 A की वैल्यू है, प्लस C इज इक्वल टू 0 है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 3/2 होगा, जब इस साइड आएगा तो प्लस 3/2 होगा, यानी C की वैल्यू प्लस 3/2। ओके सर, तो यहाँ पे हमें A की वैल्यू मिल चुका है, B की वैल्यू मिल चुका है और C की वैल्यू मिल चुका है। सो A की वैल्यू कितना है? माइनस 1/2, B की वैल्यू कितना है? माइनस 1/2 और C की वैल्यू कितना है? 3/2। तो इसके बेसिस पे अब हम यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे। सो T is proportional to,
हाँ, जी टू द पावर -1/2, जी टू द पावर -1/2। ओके, एम टू द पावर कितना है सर? बी, और बी की वैल्यू कितना है? -1/2 है। सो एम टू द पावर -1/2। ओके, सो ए की वैल्यू ले ली हमने, बी की वैल्यू ले लिया, अब सी की वैल्यू कितना है? 3/2 है। सो आर टू द पावर 3/2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं सर? तो ये स्क्वायर रूट में आएगा डिनोमिनेटर में, ये भी स्क्वायर रूट में आएगा डिनोमिनेटर में, और ये ऊपर आएगा न्यूमरेटर में। सो टी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ आर क्यूब अपॉन जी एम। बढ़िया, हमें यहाँ पे इक्वेशन मिल चुका है। सो टी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ आर क्यूब अपॉन जी एम। तो ये आर यानी रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एम मास, इन तीनों के ऊपर टाइम पीरियड ऑफ दैट सैटेलाइट कैसे डिपेंड होते हैं। इन तीनों में से कोई भी वैरी होता है तो टाइम पीरियड वैरी होगा। तो कैसे डिपेंड होते हैं, एक हमें मोटा मोटा इक्वेशन यहाँ पे मिल चुका है। ओके, लेकिन एक्चुअल इक्वेशन क्या है? सो एक्चुअल इक्वेशन टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट का होता है सर, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब अपॉन जी एम। ओके, तो यहां पे 2 पाई जो भी है, इट्स अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो इस तरीके से कोई भी इवेंट अगर हो रहा है, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उस फोर्स की वजह से मान के चलिए कि स्मूथ सरफेस है, उस फोर्स की वजह से उस बॉडी का एक्सेलरेशन हो रहा है। तो यहाँ पे तीन क्वांटिटीज आ गए। एक ब्लॉक के ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऑन स्मूथ सरफेस, तो इस फोर्स की वैल्यू F, इस ब्लॉक का मास होगा m, और इसका एक्सेलरेशन होगा a। तो इन तीनों में रिलेशन आपको भले ही पता हो F इज इक्वल टू m है, लेकिन आप ऐसा कंसिडर करके चलते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू a। ओके, m टू द पावर कितना लेंगे सर हम यहाँ पे? x या y ले लेते हैं डायमेंशंस। ओके, क्योंकि a ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है इसलिए। तो अब कंपेयर करके देख लीजिएगा, यू विल गेट द एग्जैक्ट आंसर। तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 आएगा और y की वैल्यू भी 1 आएगा। ओके, तो इसमें कोई कांस्टेंट नहीं होता है, तो f इज इक्वल टू ma आ जाएगा वहां पे। तो कोई भी इवेंट जब हो रहा है या कोई भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर कैसे डिपेंड होता है, उसका एक हम मोटा मोटा इक्वेशन या डिपेंडेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे कि हमने पहले बता दिया था कि वो प्रोडक्टिव टाइप होना चाहिए, जो पे डिपेंडेंस है वो प्रोडक्टिव टाइप होना चाहिए, नॉट अ एडिशन, नॉट अ सब्ट्रैक्शन। तो ही ये हमारा एप्लीकेशन काम करेगा, अदरवाइज वहां पे काम नहीं करेगा। लेकिन इसके ड्रॉबैक्स भी बहुत है। ये हमें डिपेंडेंस तो दे रहा है, लेकिन एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं देता है, एक बड़ा ड्रॉबैक है। ये सिर्फ प्रोडक्टिव टाइप में या डिवाइडेशन के टाइप में ही ये रिलेशन हमें देता है। ओके, तो अगर समेशन है या एडिशन है तो वहां पे ये काम नहीं करता। ऐसे कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी है। तो ये था application of dimensional analysis to establish the relation between various physical quantities। जैसे कि टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी होगा, सो इन सभी फिजिकल क्वांटिटी में एक रिलेशन क्या आता है वो हमने यहाँ पे देखा है, और कैसे यूज करना है वो भी हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले एक साल में जितने भी टॉपिक्स है फिजिक्स के, ओके, क्लास 11 हो या क्लास 12 हो, सभी टॉपिक्स हम कंसेप्चुअली यहाँ पे इस चैनल पे डिस्कस करते जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।